हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। ऑलमोस्ट आपकी बायोलॉजी ख़त्म होने वाली है। कुछ टॉपिक हैं जो रह गए हैं, वो मैं कवर करा रही हूँ अभी धीरे धीरे, तो वो आपके 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। अभी तक जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, न्यूट्रिशन वाला पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहीं ना कहीं लिखवाया था कि सेल डिवाइड होती है, 1 से 2 बनती हैं। जब मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ाया था आपको, तब भी मैंने बताया था कि सेल डिवाइड होती है, रिप्रोडक्शन बनता है। जब मैंने ये चीज़ मैंने किस में बताई थी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बताया था, तब उसमें अमीबा का सेल डिवीजन दिखाया था, किस टाइप से होता है, वो यूनिसेलुलर होता है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। बट वो क्लियर नहीं था आपको। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ओवरव्यू दिया था, आपको डिटेल में नहीं बताया था कि सेल डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है। तो आज की क्लास में हम सेल डिवीजन को डिटेल में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं बताती रहूंगी, तो आपने नोट करते रहिएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन टॉपिक क्या है हमारा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब सेल डिवाइड होने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सेल होती है पुरानी। जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है, तो मैं इसे क्या बोल दूं, ओल्ड सेल। ओल्ड सेल बोल सकती हूँ मैं इसे कि हाँ ये पुरानी सेल है। क्योंकि जो भी हमारी सेल, नई सेल बनती है, वो किससे बनती है, जो एग्जिस्टिंग सेल है उसी को डिवाइड करके नई सेल बनती है। ये मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक थ्योरी दी थी। किसने दी थी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है वो डिवाइड करती है, फर्दर वो न्यू सेल, डिवाइड करने के बाद वो न्यू सेल जनरेट करती है, बनाती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं कि रिप्रोडक्शन हुआ है। या फिर अगर हम जैसे कि रिप्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल वो क्या था, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी है जाके देख लीजिए। क्लियर है? तो ये वाली क्या है, ओल्ड सेल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पेरेंट सेल। क्या बोल सकते हैं? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही सेल है जो डिवाइड करके क्या बनाएगी, आगे की जनरेशन बनाएगी। क्या करेगी? आगे की जनरेशन बनाएगी। तो यानी कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मैंने इसे डिवाइड करा, तो ये कितने में डिवाइड हो गई, 2 में ब्रेक हो गई। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या हुई, 2 में ब्रेक हो गई। तो ये किस टाइप से डिवाइड हुई है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस टाइप से डिवाइड हुई है। इनका क्रोमोसोम जो है वो कितने थे स्टार्टिंग में, पेरेंट सेल में कितने थे, अब कितने हो गए हैं, वो सब हमें इसमें क्लास में जानने को मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो जो हमारी ओल्ड सेल है, ये वाली ओल्ड सेल, या हम इसे क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार मैं यही लिखवाऊंगी आपको कि ये कौन सी सेल है, हमारी पेरेंट सेल है। और ये डिवाइड होकर इसने क्या बनाई है, न्यू सेल। क्या बनाई है, न्यू सेल। और हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, अब पेरेंट है ये, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, डॉटर सेल। क्लियर है सबको? किसी डॉटर सेल क्यों बोला है, पेरेंट सेल ये वाली हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, डॉटर सेल। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ओल्ड सेल थी, ये न्यू सेल हो गई। ये तो हम सिर्फ आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये समझाने के लिए लिखा है, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है। जो लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में या कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो क्या मिलेगा, पेरेंट सेल, और वो डिवाइड होकर उसने क्या बना दिया, डॉटर सेल। क्लियर है ये? तो ये डिवीजन कैसे हुआ है, कहाँ पर होता है, कितने टाइप का होता है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 टाइप्स का कौन कौन सा होता है। एक होता है ए माइटोसिस। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ और भी चीजें बता देती हूँ जो आपके लिए ना, वो जो मैं बताऊंगी सबसे पहले पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ। ए माइटोसिस 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 एंड 3। क्लियर है? तो फर्स्ट है आपका ए माइटोसिस। सेकंड है आपका माइटोसिस, एंड थर्ड वन इज मियोसिस। थर्ड वन क्या है आपका, मियोसिस। तो इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जो आपका ए माइटोसिस होता है वो कैसा होता है, इसमें कोई सेल डिवाइड नहीं करती। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नो सेल डिवीजन। तो आप कहेंगे जब सेल डिवाइड ही नहीं करती तो हम इसे सेल डिवीजन में क्यों पढ़ रहे हैं? वो हम उसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है कि सेल अपने आप को ग्रो नहीं कर पाती। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर, नो क्रोमोसोमल डिवीजन। जब सेल डिवाइड नहीं होगी तो क्रोमोसोम का भी डिवीजन नहीं होगा।
क्लियर है? जो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूंगी तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा और बैक्टीरिया। अमीबा और बैक्टीरिया। अब आप कहेंगे कि सेल तो डिवाइड करती है मैडम, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, तभी तो उनकी जनरेशन बढ़ रही है। लेकिन वो कैसे बढ़ती हैं? वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ती हैं, वो अपने आप को ग्रो नहीं करती, अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाती। जैसे कि हम हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ या फिर मैं किसी और का एग्जाम्पल लेती हूँ। एक बेबी है, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टर्स उसके पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, क्रोमोसोम के, दोनों मदर और फादर दोनों से मिलकर बना है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो अलग हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उसने अडेप्टेशन कर ली है या उसके अंदर म्यूटेशन आई है। मतलब जो पेरेंट्स से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे बच्चे के अंदर, तो क्या हुआ, वो आगे आने वाली जनरेशन क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, है ना, इवॉल्व हो गई जो हमारा एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको कंप्यूटर दे दिया जाए तो वो कंप्यूटर नहीं चला सकते ठीक से ना, अभी नहीं चला सकते, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से चला सकते हैं इस एज में। लेकिन जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या करेगी, वो जब छोटे से होंगे तभी से वो चलाना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास चीजें हैं, वो इस चीज के लिए इवॉल्व हो चुके हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही उन्हें सारी चीजें देखने को मिली है, तो वो ये चीजें कर लेते हैं इजीली, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो क्या कर लिया है उन्होंने, खुद को अडेप्ट कर लिया है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, उनको जरूरत नहीं थी कंप्यूटर की, उनके पास नहीं था उस टाइम पर, तो वो नहीं सीख पाए। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके पास होगा, अवेलेबल होगा, तो वो क्या होगा, जल्दी से सीख जाएंगे। और जल्दी से उनके पास, जो आज की जनरेशन देखा है आपने कि बहुत ज्यादा उनकी कैचिंग पावर है, बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, बहुत जल्दी से चीजों को समझ लेते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि इवोल्यूशन हो गया है ना। पहले हम किस टाइप से थे, फिर धीरे 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 कैसे हो, बट हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की। क्या है? एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम में। जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी ना, तब मैं इसे डिटेल में करवाऊंगी कि क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, चेंज कैसे होता है। क्लियर है? तो अभी के लिए आप ये समझ लिया, अगर अमीबा और बैक्टीरिया भी इस टाइप का डिवीजन करते, माइटोसिस मियोसिस या क्रोमोसोम उनके डिवाइड होते, तो उनके अंदर भी म्यूटेशन होती होती ना। तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर लेते कि हमें भी नुकसान पहुंचा देते और चेंजेस नहीं कर पाते हम लोग। मतलब हम इनको मारने के लिए, किल करने के लिए हम कुछ नहीं कर पाते और ये हमारे पर हावी रहते। जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस, वो वायरस था एक, तो वायरस इसी टाइप के होते हैं क्योंकि वो खुद को चेंज करते रहते हैं, म्यूटेशन लाते रहते हैं। पहले एक टाइप का आया, फिर सेकंड टाइप आया, फिर और कोई टाइप आया, वो चेंज होते गए। क्यों? क्योंकि हम उनको दवाई देते गए, दवाइयां बना ली, खुद को हमने अडेप्ट कर लिया, स्ट्रांग बना लिया। फिर उन्हें पता चल गया कि हाँ, ये चीजें हमारे लिए खतरनाक है, किसी इंसान को इन्फेक्ट किया, उन्हें पता चल गया ये हमारे लिए खतरनाक है, तो हमें इसके लिए खुद को प्रोटेक्ट करना है ना। तो उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जीन के अंदर, अपना जीन उनका खुद नहीं होता है, वो वायरसेस जो है डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं बाहर, लेकिन वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करके उनके जीनोम पर, उनके जीन पर कब्जा कर लेते हैं और उसी से अपनी कॉपीज बनाते हैं। क्लियर है? वायरसेस का फंक्शन ऐसा होता है। तो वो क्या करेंगे, कॉपीज बनाई उन्होंने देख लिया कि हाँ ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमने डोजेस वगैरह लगवा ली थी, हमने क्या कहते हैं, मेडिसिन वगैरह कुछ बना ली थी, तो उस तरीके से उन्होंने खुद को क्या कर लिया, इवॉल्व कर लिया, है ना। तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ए माइटोसिस में नहीं आएगा, वो तो एक अलग ही है। वायरस को वैसे भी हम किसी भी कैटेगरी में रखते हैं, उसे अलग पढ़ते हैं, किसी भी किंगडम में नहीं रखते, अलग पढ़ते हैं उसे। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए बैक्टीरिया ने डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, डिवीजन मतलब अपने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम में चेंजेस लाना शुरू कर दिए, ऐसे पेरेंट्स उसके मिलके, एक ही सिंगल सेल होता है तो एक ही बनेगा डिवाइड होके। तो अगर चेंजेस हो गए तो इस पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, सिर्फ बैक्टीरिया होंगे, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर अमीबा में और बैक्टीरिया में सेल डिवीजन नहीं होता है। क्लियर है? तो ये तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमें ये ज्यादा पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है, माइटोसिस एंड मियोसिस। और ये होता किसमें, ये होता किसमें, ह्यूमन बीइंग। किसमें होता है ये, ह्यूमन बीइंग। मेनली हमें ये पढ़ना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसी के बारे में याद रखेंगे। माइटोसिस जो डिवीजन है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसे किसने दिया था, उसका नाम क्या है, फ्लेमिंग। क्या नाम है इसका, साइंटिस्ट का, फ्लेमिंग। तो नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद इसमें होता क्या है, माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
एज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल पता चल गया, जो ओल्ड सेल है, जो पुरानी सेल है, डिवाइड करेंगे, माइटोसिस डिवीजन होगा, तो क्या होंगे, जो सेल बनेंगे उसमें भी कैसा ही होगा, कितने क्रोमोसोम होंगे जितने पेरेंट सेल में थे। क्लियर है सबको ये बात? अभी मैं और अच्छे समझाऊंगी इसे, इसका ओवरव्यू ले लीजिए एक बार। ठीक है, डिस्कवरी करी थी इसकी फ्लेमिंग ने। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसने दिए थे, और इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज पेरेंट सेल, और इसे हम बोलते हैं इक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन। इसका मतलब वही है कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डिवाइड होके डॉटर सेल में आ जाते हैं। क्लियर है सबको? मैं अभी आगे बताऊंगी और क्या होता है। ये माइटोसिस डिवीजन जो है वो होता कहाँ पर है, वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, वो सोमेटिक सेल में। किसमें? सोमेटिक सेल में। अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये भी बता दूंगी कि ये होती क्या है सोमेटिक सेल में, इसका एग्जाम्पल है। क्लियर, ये समझ आ गया? माइटोसिस कहाँ होता है, किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। होता कहाँ पर है, कहाँ पर होता है, सोमेटिक सेल में। और जो मियोसिस था आपका वो किसने दिया था, हर्टविग ने। किसने दिया था, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, हर्टविग ने। इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, और इसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं, यानी हाफ हो जाता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्लियर होगी बात? अब इसका एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो कौन सी सेल्स आ जाएंगी, जर्म सेल। कौन सी, जर्म सेल। बेसिकली ये कहाँ पर होता है, जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उस वहां पर क्या होता है, कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। तो अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, आप इतना नोट कर लीजिए। और एक चीज और, यहाँ पर क्या होता है, 4n सेल डिवीजन टाइप होता है। कितना, 4n। 4n का मतलब अगर एक सेल है यहाँ पर, तो आपके डिवाइड होके कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। क्लियर है? यहाँ पर अगर कोई एक सेल है वो डिवाइड होके 4 सेल बनाएगी, इसलिए इसे बोलते हैं 4n सेल डिवीजन। और इसे बोलते हैं, माइटोसिस को बोलते हैं 2n सेल डिवीजन। यहाँ पर क्या होगा, अगर एक सेल है तो डिवाइड होके कितनी बना देंगी, 2 सेल बना देंगी। कितनी बनाएंगे, 2 सेल। इस टाइप से, अगर ये एक है तो ये 2 बन गई। क्लियर हो गया सबको? ये एक बार और बता देती हूँ, जो माइटोसिस होता है उसकी डिस्कवरी की थी फ्लेमिंग ने, और वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो जितने कितने में होते हैं, पेरेंट सेल में होते हैं, उतने ही डिवाइड होके डॉटर सेल में रहते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम का कोई डिवीजन नहीं होता, और यहाँ पर सोमेटिक सेल में डिवीजन होता है। और किस टाइप का डिवीजन होता है, 2n सेल। नेक्स्ट आता है आपका मियोसिस, ये करा था हर्टविग ने, इसकी डिस्कवरी की थी हर्टविग ने। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में अगर मान लीजिए 4 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में कितने हो जाएंगे, 2, यानी हाफ हो जाएंगे। और ये कहाँ होता है, जर्म सेल, जेनेटिक जो मटेरियल होता है, या फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जब हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है सबको ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रोमोसोम जो है वो कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। क्रोमोसोम जो बेसिकली होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। हमारे जो बॉडी के अंदर है वो क्रोमोसोम एक्चुअल में कितने होते हैं, 23 पेयर, पेयर में होते हैं हमेशा। कितने बोलते हैं उसे, 23 पेयर। अगर हम नंबर्स में बोलना चाहें तो नंबर्स में कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। कितने, 46 क्रोमोसोम। अब वो 46 हैं जो सारे, वो एक ही वर्क नहीं करते, वो एक ही फंक्शन नहीं करते, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। मतलब कुछ जो है अलग चीज के लिए बने हैं, कुछ अलग चीज के लिए। अब वही हमें पढ़ना है कि ये कितने टाइप के हैं और किस बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है एलोसोम और एक होता है ऑटोसोम।
ये दोनों होते कहाँ हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये एक बार देख लेते हैं। एलोसोम जो होता है वो कहाँ पर होता है, एलोसोम जो होता है वो क्या कितने होता है 20, एक सेकंड, हाँ जो ऑटोसोम है आपका वो कितने हैं 22 पेयर, क्या 22 पेयर, मैंने टोटल कितने बताया, टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 23 पेयर, टोटल होते हैं 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम। और ये क्या करते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोमेटिक सेल में डिवीजन होता है, कहाँ पर डिवीजन होता है इनका, सोमेटिक सेल, मैंने आपको लिखवाया था सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल वो सेल होते हैं जो अदर देन, जो रिप्रोडक्शन को छोड़ के हर पार्ट में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारी आईज है, नोज है, फिंगर्स हैं, इनमें डिवीजन हुआ है, अब ये ग्रो करेंगी, छोटे बच्चे की इतनी सी होती है ना फिंगर्स, फिर धीरे 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 जैसे उसकी बॉडी ग्रो करती है वो ग्रो करता है, फिर वो लेंथ में और उसकी विड्थ में वो ग्रो करती जाती है। ऐसे ही पूरी बॉडी होती है उसकी, वो छोटा सा बेबी होता है इतना, फिर उसके बाद धीरे 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 बड़े होके वो ग्रो करता जाता है, और हर एक बॉडी पार्ट उसका ग्रो करता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, जो बॉडी पार्ट में हो रही है, वो कौन सी सेल होती है, सोमेटिक सेल। और मैं लिख देती हूँ इन बॉडी पार्ट्स, तो सब में जो डिवीजन होगा वो इसी टाइप का होगा। क्लियर है आपको, वहां पर कौन से क्रोमोसोम होंगे, ऑटोसोम, कितने पेयर 22 पेयर, टोटल कितने होते हैं 23 पेयर होते हैं। ये बात समझ आ गई आपको, चलिए अब इस पे आइए। अब एलोसोम बचा, यानी एक पेयर बचा, एक पेयर कौन सा होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर एक्स एक्स है, ये पेयर है, एक दो क्रोमोसोम है, एक्स एक्स है तो इसका मतलब ये क्या है, गर्ल है, और एक्स वाई है इसका मतलब क्या है, ये बॉय है। ये क्या करते हैं, ये वाले क्रोमोसोम्स हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो आगे की आने वाली जनरेशन है उसको डिसाइड करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल होगा या बॉय होगी। ये कैसे करते हैं, ये मैंने जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए कैसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई आके मिलते हैं, और ये अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो गर्ल बनेगी, एक्स वाई मिलेंगे तो बॉय बनेगा। दोनों के कितने होते हैं 50-50% चांसेस होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके बॉय, और ये वाले हो गए आपके, ये वाले हो गए ब्लू से मार्क किया जो मैंने, गर्ल। क्लियर है ये क्लियर है कैसे हुआ। तो ये वाले जो क्रोमोसोम है जो इन्वॉल्व होते हैं उसके रिप्रोडक्शन में, यानी जो उसके गैमेट सेल में क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, एलोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स या एक्स वाई, अगर गर्ल है तो एक्स एक्स होगा, बॉय है तो एक्स वाई होगा। फिर उसके बाद इनका डिवीजन होता है, उन्हीं के बेसिस पर डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा उसका जो जेंडर है वो क्या होगा, गर्ल होगा या बॉय होगा। क्लियर है, ये मैंने आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तभी मैंने आपको समझा दिया था। और ऑटोसोम होता है 22 पेयर होते हैं, 1 पेयर तो एलोसोम हो गया, 22 पेयर होते हैं। सोमेटिक सेल में डिवीजन होता है, और सोमेटिक सेल क्या करती हैं, क्या बनाती है सोमेटिक सेल, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सारे कौन बनाती है, सोमेटिक सेल बनाती है। और यहाँ पर कौन सी है, गैमेट सेल, गैमेट सेल। क्लियर हो गया सबको, क्रोमोसोम पता चल गए कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके का इनमें डिवीजन होता है। अब एक चीज और जो रह गई है, एलोसोम में डिवीजन किस टाइप का होता है और ऑटोसोम में किस टाइप का, दो बताए थे मैंने आपको, माइटोसिस और मियोसिस। तो जो एलोसोम होती है उसमें कौन सा होता है, माइटोसिस, और जो ऑटोसोम होता है उसमें कौन सा होता है, मियोसिस। एक सेकेंड, जो एलोसोम होता है उसमें कौन सा होता है, मियोसिस, यानी इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। क्लियर, और जो ऑटोसोम होता है उसमें कौन सा होता है, माइटोसिस, यानी जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डिवीजन के बाद रहेंगे। ये आपको समझ आ गया, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। अब ये सब हो गया, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जहां माइटोसिस डिवीजन होगा वहां पर एक सेल से कितने बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए फोर क्रोमोसोम्स है ना, 4 क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर डिवाइड होंगे, कितने बन जाएंगे यहाँ पर,
4 क्रोमोसोम, मान लीजिए एक सेल है तो इसमें क्या है, नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देखिए जैसे यहाँ 2 और 2 क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, लेकिन सेल कितनी हो जाएंगी, 2 डिवाइड हो जाएंगी। और जब मियोसिस होगा, मियोसिस में क्या बताया था कि एक सेल है और वो डिवाइड होकर कितनी बना देगी, 4 सेल बना देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ये क्लियर था सबको, ये वाला क्लियर था। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कितनी ये क्या कौन सी सेल है, गैमेट सेल में इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, गैमेट सेल में। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कितनी स्पर्म सेल है जो रिक्वायर्ड होंगी, किसके लिए, कितनी सेल बनाने के लिए, 1000 स्पर्म सेल बनाने के लिए। क्या बोला मैंने, हाउ मैनी स्पर्म पेरेंट सेल रिक्वायर्ड टू मेक 1000 स्पर्म सेल। थाउजेंड स्पर्म सेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। मियोसिस हो रहा है ना, 2 2 2 2, यानी कितने हो गए टोटल, यहाँ पर कितनी हो गई टोटल, 8, और यहाँ कितनी थी, 2, यानी हमें 2 की जरूरत थी। अगर 2 पेरेंट सेल में है तो डिवाइड होकर कितनी हो जाएंगी, वो 8 हो जाएंगी, और हमें यहाँ कितनी बनानी है, 1000 बनानी है। तो जो है पेरेंट सेल में कितनी से होनी चाहिए, स्पर्म की पेरेंट सेल में होनी सेल कितनी, कितनी सेल होनी चाहिए, इसका 1/4 कर देंगे, यानी कितनी हो गई, 250। क्लियर है सबको, कैसे लिखा कैसे बताया मैंने। देखिए यहाँ पर पेरेंट सेल थी, उसमें कितनी है, 2, कितनी है, 2, और उसके बाद जब डिवाइड हुई तो टोटल कितनी बन गई, 8, क्योंकि इसमें कैसा डिवीजन होता है, 4n टाइप होता है, यानी 4 टाइम्स हो जाती है डिवाइड होके। सबके क्रोमोसोम सेम है लेकिन 4 सेल बनेंगी, इसलिए यहाँ पर टोटल कितने हो गए, क्रोमोसोम का नंबर हम ऐड करें तो 8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, 1000, कितना है, 1000 है, तो जो पेरेंट सेल होंगी उसमें कितना चाहिए होगा हमें, 250, कितना चाहिए होगा, 250, इसका 1/4। देखिए ना यहाँ पे इसका 1/4 कर देंगे तो पेरेंट सेल का आ जाएगा। और पेरेंट सेल इसने हमसे पूछा है 1000 हमें बनानी है, हमें पेरेंट सेल का पूछा है। ऐसे ही अगर इसमें मैं पूछ दूं, यहाँ पर स्पर्म पेरेंट सेल की जगह मैं लिख दूं यहाँ पे सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब जो आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका, अब जो इसका आंसर है वो हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर कितनी थी, 2, यहाँ पर कितनी थी, पेरेंट सेल में 2, और डिवाइड होकर कितनी हो गई, 4, 4 हो गई ना, 2n टाइप डिवीजन हो, 4 हो गई। तो यहाँ पर कितनी चाहिए होंगी हमें, अगर 1000 सेल चाहिए हमें, तो हमारी पेरेंट सेल कितनी होनी चाहिए, सोमेटिक सेल कितनी होनी चाहिए, 500। क्लियर है, क्लियर हुआ सबको, ये कैसे किया है मैंने, क्लियर है। वहां पर कितनी चाहिए होंगी, अगर ये सोमेटिक सेल में हमें डिवीजन कराना है और हमें कितनी सेल बनानी है, 1000 सेल बनानी है, तो कितनी चाहिए होगी हमें, 500 सेल चाहिए होगी पेरेंट सेल, वो डिवाइड होके कितनी बन जाएगी, 1000 बन जाएंगी। क्लियर सबको। और इसी तरीके से अगर हम बोले कि ये स्पर्म सेल है, कितनी, हमें स्पर्म सेल कितनी चाहिए, 1000, तो हमें कितनी सेल की रिक्वायरमेंट है एज अ पेरेंट सेल, 250, कितनी, 250। सबको क्लियर है ये, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। अब डिवीजन पढ़ना है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, किस टाइप से उनका डिवीजन होता है, अब हमें ये देखना है। तो हेडिंग लगाइए, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन।
स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर है? अब कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो देख लेते हैं एक बार। इनको आप नंबर से याद रखना एज इट इज, ऐसा ही याद रखना है जैसे मैं लिखवा रही हूँ। सबसे पहले है इंटरफेस, फर्स्ट नंबर पे है आपका इंटरफेस। सेकंड नंबर पे है प्रोफेज, सेकंड है आपका प्रोफेज। थर्ड है आपका मेटाफेज, कौन सा है? मेटाफेज। फोर्थ है आपका एनाफेज, फोर्थ वन इज एनाफेज। फिफ्थ इज टीलोफेज, फिफ्थ आपका है टीलोफेज। और लास्ट है आपका साइटोकाइनेसिस। क्या कहा मैंने? साइटोकाइनेसिस। क्लियर है सबको? ये कितनी स्टेजेस लिखवाई है मैंने? 6 स्टेजेस टोटल। कितनी है? 6। आपको ये ऐसे के ऐसे ही यही याद रखनी है। कभी कभी ना लगाने के लिए आ जाता है नंबर में, क्या आप बताइए कौन सी सेल डिवीजन जो है किस टाइप का किसके बाद है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। आप एकदम आराम से इसको आंसर को टिक कर पाएंगे। IPMATC। क्लियर है? ऐसे कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, देख ली सबने नाम? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लास्ट में कौन सा है? साइटोकाइनेसिस। कौन सा है लास्ट में? साइटोकाइनेसिस। अब एक सेल को डिवाइड होने में टोटल कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। क्लियर है ये? ट्वेंटी 24 आवर्स लगते हैं एक सेल को डिवाइड होने में टोटल। ठीक है, अगर मैं आपको अब एक मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ, आप सब उससे शॉक्ड हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं बोलती हूँ कि एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, और मैंने ये कह दिया कि जो इंटरफेस होता है आपका वो 23 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो आपको कैसा लगेगा सुन के? बताइए जरा। शॉकिंग है ना बहुत, कि 24 आवर्स लगते हैं और इंटरफेस अकेला ही 23 आवर्स लेता है। और ये जो सारे स्टेप्स है ना, सारे इनको कवर करने के लिए, इनको होने के लिए कितने आवर चाहिए होते हैं? ओनली 1 आवर। बताइए जरा कैसे? हो रही है कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो ये इंटरफेस है इसमें क्या होता है? इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता। अब एक और चीज आपके लिए, नो सेल डिवीजन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा फेज है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता। आप कहेंगे ये तो सारी स्टेजेस हैं सेल डिवीजन की, इसमें सेल डिवीजन क्यों नहीं होता? सब में होता है। पर नहीं, जो इंटरफेज होता है आपका उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो होता क्या है? इसमें प्रिपरेशन होती है। किसकी? डिवीजन की। सेल को डिवाइड करने की प्रिपरेशन होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि दो लकड़हारे होते हैं जो लकड़ी काटते हैं, पेड़ को काटते हैं। उनको क्या दिया जाता है? उनको कुल्हाड़ी दी जाती है और कहा जाता है कि तुम्हें अगले 1 वीक में पेड़ को काटना है। ठीक है, 1 हफ्ते का उन्हें टाइम दिया जाता है। बहुत मोटा सा और मजबूत पेड़ होता है। तो उसमें से जो एक लकड़हारा होता है वो क्या करता है? वो 6 दिनों तक अपनी आरी, जो उसकी आरी होती है ना, जिसको पेड़ काटने की कुल्हाड़ी दी जाती है, उसको घिसता रहता है, बहुत शार्प बनाता है। वो 5-6 दिन तक उसी में लगा रहता है। और जो दूसरा वाला होता है वो पेड़ को काटने में लगा रहता है, काटता रहता है। फर्स्ट डे से, पहले दिन से लगा रहता है। और जो 5-6 दिन तक जो क्या कर रहा था, उसको कुल्हाड़ी को अपनी धार जो था शार्प कर रहा था, उसके एंड्स को शार्प कर रहा था, वो छठे दिन क्या करता है? उससे पेड़ को काटना शुरू करता है। और रात होते होते जब एंड होने वाला होता है, दिन खत्म होने वाला होता है, उसका पेड़ कट जाता है। और जो फर्स्ट डे से क्या कर रहा है? पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, उसका पेड़ 6th डे भी, 6 का जो लास्ट डे है, रात हो जाती है, दिन खत्म हो जाता है, तभी भी वो पेड़ नहीं कट पाता।
तो इस स्टोरी से हमें क्या बताया जाता है, जब हम देखते हैं कि इस स्टोरी से अगर हम रिजल्ट निकाले, कोई कंक्लूजन निकाले, तो वो क्या मिलता है कि वो पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, है ना। अब जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोगों को एग्जाम देना है, आप लोगों को एग्जाम देना है कोई, है ना, तो आप क्या करते हैं 5-6 महीने साल भर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से मॉक्स देते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉन्टिन्यूस स्टडी करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, कुछ नया आता है उसे ऐड करते हैं, रिवीजन रिवीजन ये सब कुछ चलता रहता है आपका 6 महीने 1 साल तक। उसके बाद आप एक दिन 1 आवर के एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, और उसी में आपका डिसाइड होता है कि आपने पूरी साल में कितनी प्रिपरेशन की थी, जो आपकी यहाँ पर आपको क्या देगी, रिजल्ट देगी। फिर जब आपको पता चलता है कि हाँ ये हो गया हमारा, फिर आपका रिजल्ट आता है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ जो हम 6 महीने से 1 साल से मेहनत कर रहे थे, खुद के ऊपर वर्क कर रहे थे, वो हमारे 1 घंटे में क्या हो गई, एकदम सफल हो गई, है ना। क्लियर है। तो आप भी इसी तरीके से, ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम देने लग जाते हैं, एग्जाम देते रहते हैं या नहीं करते कुछ भी, डायरेक्ट एग्जाम के दिन ही जाएंगे और देखेंगे क्या होगा, इस तरीके से तो नहीं होता, फिर तो होगा ही नहीं। फिर तो वो 6 दिन वाला ही काम हो गया कि वो 6 दिन से बस पेड़ को काटे जा रहा है, पेड़ फिर भी नहीं कटेगा। समझ आ गई आपको बात में क्या कहना चाह रहे। तो यही इसमें होता है, इंटरफेस में सेल खुद को प्रिपेयर करती है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, और इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता। और इसमें सबसे ज्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है, 23 आवर्स लगते हैं सेल को प्रिपेयर होने के लिए, किसके लिए, सेल डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए। ये सबको क्लियर हो गया है, सबको क्लियर हो गया है, सबसे मैक्सिमम टाइम इसी में लगता है। आगे बढ़े हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेस से आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, जो प्रिपरेशन होती है वो इंटरफेस में होती है, सबसे ज्यादा टाइम जो होता है वो 23 आवर्स किस में लगते हैं, इंटरफेस में लगते हैं, और यहाँ पर कोई सेल डिवीजन नहीं होता। यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, प्रोफेज। क्या है वो, प्रोफेज। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज क्या होता है। ये जो पॉइंट्स है इनको याद रखना है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है 23 आवर्स किसमें, इंटरफेस में। टाइम नहीं पूछेगा आपसे, बस वो आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम टाइम किसमें लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंटरफेस में, और इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता। अब आते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ एक बार, ये आपका सेल, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस, उसके आसपास मेम्ब्रेन होती है। जब मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था इस किस टाइप के होते हैं सारे, क्लियर है। तो ये क्या है, इसके आसपास ये हमारी सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्लियर। अब ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या होती है, डिसअपियर होना, मतलब ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखूं तो यहाँ क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है सबको। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोफेज बढ़ा रही हूँ। प्रोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। और क्या होता है इसमें, जो लेट प्रोफेज आता है, इसके बाद एक और स्टेप आता है, कौन सा, लेट प्रोफेज। देखिए इसमें क्या होता है, जो ये धीरे धीरे क्या हो रही थी, ब्रेक डाउन हो रही थी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर वॉल है जो इसकी, ये धीरे धीरे क्या हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी, धीरे धीरे ब्रेक हो रही थी। तो अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। यहाँ लेट प्रोफेज, प्रोफेज के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो कौन सा आएगा, लेट प्रोफेज। और उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगी पूरे तरीके से। और उसमें ये वाली जो मेम्ब्रेन बनाई है ना मैंने, वो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, ये इस तरीके से मैं बना देती हूँ दोबारा से एक बार। यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये सेल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और मेम्ब्रेन अब आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ क्या दिखेगा, सेल दिखेगी और न्यूक्लियस दिखेगा। क्लियर है। ये कौन सा फेज है, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज।
क्लियर हुआ सबको? प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होती है, जैसे ही लेट प्रोफेज आता है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ही क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, हट जाती है यहाँ से। और ये वाला फेज जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, सबसे ज्यादा जो टाइम होता है। अगर मैं बोलूं ये वाला जो है इंटरफेज मैंने आपको बताया 23 आवर्स, बट यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा। सेल डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्रोफेज से। तो इसमें क्या होता है, ये वाला फेज आपका सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, प्रोफेज में। प्रोफेज आता है, उसके बाद लेट प्रोफेज आता है। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? बस इसमें क्या होता है ये याद रखना है आपको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि प्रोफेज में आपको ऑप्शन दे दिए जाए 4, उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, तो आपको ये नहीं देखना कि ब्रेक डाउन होती है, आपको ये देखना है कि प्रोफेज बोला है उसने डायरेक्ट, और ऑप्शन में हमें क्या दिया है सिर्फ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, तो आपको वही टिक करके आना है। क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा, मेटाफेज। कौन सा है नेक्स्ट, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, देखिए जो मेटाफेज है आपका उसमें क्या होगा, अब आपके यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे। जैसे ही आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई आपके क्रोमोसोम्स दिखने लग जाएंगे। पहले क्या होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल थ्रेड की तरह पड़ा होता है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तब इसे डिटेल में पढ़ेंगे किस टाइप से होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, मेटाफेज। नेक्स्ट कौन सा है, मेटाफेज। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, इस तरीके से क्रोमोसोम बन गए और उनके बीच में क्या हुआ, इस तरीके से होता है क्रोमोसोम, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो गया इस तरीके से, ये ऐसे इनके बीच से ये क्या हो जाएंगे, अलग होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये इधर की तरफ जाएंगे, ये इधर की तरफ जाएंगे, मतलब अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। लेकिन सब जो मेटाफेज में हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्रोमोसोम दिखने लग गए और क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होने लग गया, कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, सेपरेशन होने लग गया। थोड़ा थोड़ा सा ना वो दूर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके ना इस तरीके से होते हैं क्रोमोसोम, इस तरीके से होते हैं। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन आ गया इनके बीच में, तो ये कैसे हो गए, ये इस तरीके से अलग अलग हो गए। क्लियर है आपको ये बात? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरीके से थे, 4 होते हैं, 4 आर्म होती है इनकी, यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन हो गया, यानी कि ये थोड़े से दूर दूर होने लगे। अब क्या होगा, ये कौन सा फेज बताया मैंने, मेटाफेज। क्या होता है मेटाफेज में, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका, एनाफेज। कौन सा आएगा नेक्स्ट, एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुई इनके बीच में, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुई और ये थोड़े से कैसे हो गए, दूर दूर हो गए, है ना, थोड़े से एक दूसरे से, मतलब पेयर था जो इनका वो ब्रेक हो गया और ये दूर दूर हो गए। अब जो एनाफेज है आपका, एनाफेज में क्या होगा, ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे, ये इस तरीके से पोल्स की तरफ जाएंगे अपने अपने, ये ऐसे ऐसे, ये कहाँ आ गए, अब इसमें पोल्स पे आके अटैच हो गए। एनाफेज में क्या हुआ, ये ऐसे स्प्लिट हुए, स्प्लिट होने के बाद कहाँ आ गए, अपने अपने पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। क्या बोला मैंने, दोबारा लिख लेते हैं। एक क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्या हुआ, स्प्लिट होने लग गए क्रोमोसोम्स और कहाँ की तरफ जाने लग गए, मूव थ्रू आउट या अरेंज throughout the poles। कहाँ की तरफ जाने लग गए, पोल्स की तरफ। या फिर मैं लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ मूव टुवर्ड्स पोल, मूव टुवर्ड्स पोल। देखिए ये इधर पोल्स की तरफ चले गए और ये इधर पोल्स की तरफ, यानी उनकी जो न्यूक्लियस की सरफेस थी, उसकी तरफ क्या होने लग गए,
अट्रैक्ट होने लग गए, उसकी तरफ क्या होने लग गए, अट्रैक्ट होने लग गए। मैं आपको साथ साथ डायग्राम से ही बता रही हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि किस तरीके का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। ये आपको बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। और इस तरीके से ये क्या बना लेंगे अपनी, जब ये अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आसपास क्या बना लिए, मेम्ब्रेन टाइप, मतलब एक मेम्ब्रेन टाइप बन गया, दोनों का सेपरेशन हो गया, पोल्स पे पहुंच गए तो इसका मतलब सेपरेशन यहाँ से शुरू हो गया। अब लास्ट आपका आता है टीलोफेज। कौन सा आता है, टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एनाफेज में स्प्लिट हो गए क्रोमोसोम्स और अपने अपने पोल्स की तरफ अरेंज होने लग गए, अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करने लग गए और जाके वहां पर कहां पर, पोल से अटैच हो गए। क्या हुआ, पोल से अटैच हो गए। अब आपका कौन सा आता है, टीलोफेज। कौन सा आता है, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम है आपका, ये आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहां पर आके वो अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। अब क्या बन गया, यहाँ पर इसने एक मेम्ब्रेन बना दी। टीलोफेज में क्या हुआ, जो ये डिवीजन हुआ है क्रोमोसोम का अपने अपने पोल्स की तरफ, इन्होंने क्या बना ली, मेम्ब्रेन बना ली। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्ड इन टेलोफेज। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है क्या, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कहाँ होती है, टीलोफेज में। कहाँ होती है, टीलोफेज में। और डिसअपीयर कहाँ पर होती है, कहाँ पर वो इनविजिबल होती है, ब्रेकडाउन कहाँ होती है, बताइए जल्दी बताइए, अभी बताया मैंने आपको, प्रोफेज में। प्रोफेज में वो डिसअपीयर हो जाती है और टीलोफेज में वो फिर से दिखने लग जाती है। अब टीलोफेज में क्या होगा, अब यहाँ पर क्रोमोसोम का डिवीजन हो चुका है। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका वो क्या है, साइटोकाइनेसिस। कौन सा है, साइटोकाइनेसिस। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब सेल का क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल का डिवीजन। ये सेल इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में क्या होगा, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी सेल। और इसमें ये आपकी सेल डिवाइड हो चुकी है और ये दो सेल बन चुकी है। ये कहाँ हुआ है, साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइडेड। क्लियर है, ये क्लियर हो गया आपको, समझ आ गया साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। और साइटोकाइनेसिस में एक और चीज होती है, क्या क्या होती है, देखिए ये क्या, ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये क्या है, डॉटर सेल। डॉटर सेल बन चुकी है, डॉटर सेल बन चुकी है। अब देखिए, आप स्टार्टिंग में जाके देखिएगा, जब मैंने आपको प्रोफेज बताया था, इंटरफेज बताया था, तो मैंने आपको कितने क्रोमोसोम्स बताए थे, यहाँ पर बीच में कितने बनाए थे क्रोमोसोम, इस तरीके से न्यूक्लियस में कितने बनाए थे, 2 बनाए थे। बनाए थे या नहीं बनाए थे, बताइए जरा। 2 क्रोमोसोम्स बनाए थे। और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, यानी मैं क्या बोल दूं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। और ये कौन सा डिवीजन है, किस डिवीजन की बात की जा रही है, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा, माइटोसिस डिवीजन। इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं जितने कहाँ थे, पेरेंट सेल में थे। क्लियर हो गया। अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये मैंने पूरा बताया क्या और इसमें क्या क्या था। सबसे पहले आया इंटरफेज। कौन सा, इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, 23 आवर्स की टोटल जो हमारी सेल होती है वो 24 आवर में डिवाइड होती है। कितने टाइम में होती है, 24 आवर्स में डिवाइड हो जाती है।
और जो हमारा इंटरफेस था वो कितने उसका टाइम का था, 23 आवर्स का। इंटरफेस अकेला ही 23 आवर टाइम ले लेता है। इसमें क्या होता है, ये प्रिपरेशन करता है, खुद को प्रिपेयर करता है, खुद की सेल को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है 23 आवर। इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता। क्या बोला मैंने आपसे, इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता। किसमें नहीं होता, इंटरफेस में कोई सेल डिवीजन नहीं होता। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेज। नेक्स्ट आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने लग जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने लग जाती है। इसके बाद तुरंत बाद आ जाता है लेट प्रोफेज, जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है, वो गायब हो जाती है, वो खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। अब खत्म क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हमें न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, उसके बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका मेटाफेज। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है बताइए, मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन होती है किसके बीच में, क्रोमोसोम्स के बीच में। क्रोमोसोम्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होती है और वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेशन कहाँ होता है, मेटाफेज में। नेक्स्ट आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिट होता है, मतलब ब्रेक होता है। अभी जो मेटाफेज था उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, लेकिन जो स्प्लिट हुए वो किस में हुआ, एनाफेज में। एनाफेज में स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होने के बाद अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं, किसमें, एनाफेज में। लास्ट है आपका टीलोफेज। क्या, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो मूव कर चुके होते हैं अपने अपने पोल्स की तरफ, वो अपनी मेम्ब्रेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर कहाँ पर होती है, टीलोफेज में, और डिसअपियर कहाँ होती है, प्रोफेज में। क्लियर है सभी को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसको याद रखना। ये क्या हो गया, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्ड हो गई। अब नेक्स्ट जो आया आपका स्टेप वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बहुत कम टाइम टेकिंग होता है, जो होता है ना लास्ट स्टेप, बहुत ज्यादा कम टाइम, बहुत थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। और उसमें क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, तो बस सेल डिवाइड होनी होती है और वो हो जाती है फटाफट, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो हो जाती है। और साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, सेल डिवाइड होती है, कंप्लीट हो जाता है सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इस डिवीजन के बाद क्या हुआ, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर मान लीजिए 2 है क्रोमोसोम किसमें, पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में भी कितने होंगे, 2 होंगे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 2n टाइप सेल डिवीजन। 2n क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 सेल बने, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गई। और ये कौन सा सेल डिवीजन है, माइटोसिस। कौन सा है, माइटोसिस। क्लियर है सबको, ये बात सबको क्लियर है। अब एक टर्म लिखवानी है कुछ, मैं बता देती हूँ। जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा, साइटोकाइनेसिस, जैसे हमने पढ़ा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगी, इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है, ऑप्शन दे देंगे आपको। एक और वर्ड होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है सबको। साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है, सेल डिवीजन, जो सॉरी क्या कहते हैं उसे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, उसको क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस। और नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताना चाहूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर, इस टॉपिक में से, किसमें से, सेल डिवीजन में से। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा टाइम सेल डिवीजन में किस में लगता है, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंटरफेज। कौन सी बोलेंगे, इंटरफेज। और मान लीजिए कि उसने ये बोल दिया कि सेल डिवीजन कहाँ पर नहीं होता, तब भी आपका आंसर क्या होगा, इंटरफेज। क्या होगा, इंटरफेज। अब उसने मान लीजिए आपको इंटरफेज ऑप्शन में नहीं दिया, उसने पूछा आपसे कि मैक्सिमम टाइम कौन से स्टेज में लगता है सेल डिवीजन में, आपको इंटरफेज नहीं दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोफेज। कौन सा हो जाएगा, प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज भी है
प्रोफेज, अगर हम इंटरफेज को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पर डिवीजन नहीं हो रहा, तो जो नीचे वाले हैं इनमें से जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो किसमें लगता है, प्रोफेज में लगता है। किसमें लगता है, प्रोफेज में होता है। अब ये पूछा जाए आपसे कि स्प्लिट कहाँ पर होती है और पोल्स के टुवर्ड्स, मतलब पोल्स की तरफ अपनी अट्रैक्ट करते हैं ना, जो पोल्स की तरफ जाते हैं क्रोमोसोम, वो किस स्टेज में जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एनाफेज। क्या होगा, एनाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर किसमें होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनविजिबल किसमें होती है, जो दिखाई नहीं देती, वो ब्रेक हो जाती है, तो किसमें होती है आपकी, वो प्रोफेज में। क्वेश्चंस बता रही जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किसमें होती है, प्रोफेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। और अगर मैं बोलूं कि दोबारा से किसमें दिखती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयरेंस कहाँ होती है, अपीयर कहाँ होती है, किस स्टेज में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, टीलोफेज। आपका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर दिखती है, टीलोफेज। अगर बोला जाए आपसे कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहाँ होता है, किसका डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहाँ होता है, यानी एक सेल फाइनली 2 सेल में कहाँ डिवाइड होती है, कहाँ डिवाइड होती है, किसमें होती है, तो साइटोकाइनेसिस ऐसा है जिसमें हमें क्या दिखता है कि एक सेल से कितनी सेल बन चुकी हैं, 2 सेल बन चुकी हैं, यानी पेरेंट सेल डिवाइड होके कितने में, किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, 2 डॉटर सेल में। एक पेरेंट सेल थी और डिवाइड होके उसने कितनी बना दी, 2 डॉटर सेल बना दी है। और ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन। कौन सा पढ़ रहे हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन। इसमें जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। क्लियर है आपको ये, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। सबको क्लियर हो गया, बताइए एक बार, क्लियर है सबको ये। अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब वो हम पढ़ेंगे, वो हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने माइटोसिस पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे, जो कहाँ पर होता है, गैमेट सेल में होता है। किस में होता है, गैमेट सेल में। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसे भी डिटेल में पढ़ेंगे और आपको सारी चीजें वहां पर भी फिर से बताई जाएंगी क्योंकि सेम डिवीजन वहां पर होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।